बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। पहले नए इंतखाबात की गूंज सुनाई दी, फिर -1 और इन हाउस तब्दीली का शोर उठा। अब बात सिस्टम के लपेटे जाने तक आन पहुंची है। तो सवाल ये उठ रहा है कि सियासी जमातें सूरत हाल को किस जानब ले जा रही हैं। वो जमातें जो कल तक जमहूरी निज़ाम की कस्टोडियन समझी जा रही थी, जो ये कहती थी कि वो नहीं चाहती कि सिस्टम की बसात लपेट दी जाए, हालात को उस नहज तक नहीं ले जाना चाहिए कि किसी तीसरी कुव्वत को मुदाखलत का मौका मिल जाए और सिस्टम की बसात लपेट दी जाए। आज वही जमातें मुख्तलिफ पोजीशन ले रही हैं। जो काम मौलाना फजल रहमान के धरने से शुरू हुआ था, लगता यूं है कि वो अभी तक थमा नहीं, उसके आफ्टर शॉक्स अब भी आ रहे हैं। -1, इन हाउस तब्दीली या नए इंतखाबात और अब सिस्टम लपेटे जाने की बातों ने सियासी सूरत हाल में नई कैफियत पैदा कर दी और जैसे जैसे हुकूमत पर कानून साजी के लिए दबाव बढ़ रहा है और कानून साजी का मरहला करीब आता जा रहा है, पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए इत्तफाक राय की बातें हो रही हैं, एक नई सिचुएशन सामने आ गई है। पार्लियामेंट को आर्मी चीफ के मामले में आर्मी एक्ट में तरमीम करना है। नैब के कवानीन, चीफ इलेक्शन कमीशन समेत दर्जनों मामला ऐसे हैं जो कि पार्लियामेंट में तय होने हैं, लेकिन अपोजिशन की 3 बड़ी जमातें अलग अलग पोजीशन लेती नजर आ रही हैं। मौलाना फजल रहमान नए इंतखाबात और -1 की बात कर रहे हैं, जबकि पीपल पार्टी -1 और इन हाउस तब्दीली की बात कर रही है। अब वो भी नए इंतखाबात के मुतालबे पर जोर दे रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल ही अलग पोजीशन ले रही है। PMLN कहती है कि हुकूमत उन पर हमले कर रही है, उनके खिलाफ केसेस बना रही है, इसके लिए हम भी तैयार हैं। आर्मी चीफ के लिए कानून साजी, इलेक्शन कमीशन और असेंबली में तावन पर हुकूमत से राब्ते खत्म करने का ऐलान किया गया। अब तीनों सियासी जमातें अलग अलग मुतालबात के साथ दबाव बढ़ा रही है, बावजूद इसके कि हुकूमत को अपोजिशन के तावन की ज्यादा परेशानी नहीं है और उनका ख्याल यह कि मामला कंट्रोल में है। आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से भी अभी तक हुकूमत ने यह तय नहीं किया, वो अदालत के तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस सूरत हाल में भी अपोजिशन के हवाले से खान साहब के ख्यालात में कोई तब्दीली नजर नहीं आती, ना ही वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। अब अहम सवाल ये कि जिस तरह मौलाना के धरने को तमाम अपोजिशन जमातों की हमायत हासिल थी, एक रहबर कमेटी बनाई गई थी जो फैसले करती थी, क्या मुस्लिम लीग नून ने अपने फैसलों के हवाले से अपोजिशन की दीगर जमातों को साथ मिलाया है या उन्हें एतमाद में लिया है? तो बज़ाहिर तो ये नहीं लगता कि अपोजिशन की तीनों जमातें एक हैं। तीनों जमातें फिलहाल अलग अलग तरीके से हुकूमत के गिर्द घेरा तंग कर रही हैं और हालात को उस नहज पर ले जाने पर आमादा है जो जमहूरियत के लिए खतरे की अलामत समझा जाता है। -1, नए इंतखाबात और जमहूरियत की बिसार लपेटने की बातें ना जमहूरियत के लिए अच्छी हैं और ना जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। साहब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ने जो पोजीशन ले रखी है वो इस बात की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं करती कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात कम होंगी। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। या कोई रोजमर्रा के जो मामूलात हैं उनमें खलल नहीं डालने दिया, एहतजाज से तो वो रोक नहीं सकते। अब बरतानिया वाले वो तो करने देंगे नहीं। देखिए, वो जो पाकिस्तान में तो इस तरह के एहतजाज की भी इजाज़त नहीं है। आप अगर किसी के घर पर जाकर मुजाहरा करते हैं या हल्ला बोलते हैं तो वो उसको भी अपने दिफा में कार्रवाई करने का हक हासिल हो जाता है। तो PTI में ही नहीं, पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पाए का कोई लीडर नहीं, इनमें से किसी का कद काट ही नहीं है। क्या उसने मेफेयर के फ्लैट बनाए? क्या उसने लंदन में एवान फील्ड बनाई है? क्या उसने दुबई के टावर्स बनाए हैं? क्या उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है? अल अजीज या उसके ऊपर कोई रेफरेंस है या उसने फॉर्जरी की है? मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगी, एक उनकी लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि अगर आप सब लोग अपने गिरेबानों में झांके वरना हम झांकेंगे। तो इनकी वीडियो ज़हन में आ गई, तो इसके अंदर भी उन्होंने कुछ अजीबोगरीब से डायलॉग बोले थे। तो चेयरमैन नैब साहब जो हैं एक्चुअली अपने ऊपर जिम्मेदारी आना ही नहीं देना चाहते। देखिए ना, जहाँ तक हुकूमत का लेजिस्लेटिव एजेंडा है उसको आप बुली करके तो नहीं कर सकते। आप ऑपोजिशन के साथ मुहाजराई करके तो किसी किस्म की इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकते। जब आपको एक ऐसी लेजिस्लेशन दरकार है जिसको कंसेंसस से होना चाहिए, तो फिर ये हुकूमत का फर्ज है कि अपने
मुल्क के अंदर नवाज शरीफ साहब, चौधरी साहब आज एक फुटेज देख के नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर गए और वो इस तरह गिरे कि आर्मी चीफ ने आज एक तकरीब पर बिजली गिर गई है। जी हाँ, आज सारा बयानिया गलत साबित हो गया, अब वो बयाने की तरफ चल पड़े हैं। आज नस्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया और एक तकरीब में इकट्ठे थे। तो इन्होंने कितनी कोशिश की साबित करने के लिए कि ये हमारी जायदादें नहीं है, लेकिन आज किस फखर या अंदाज से इन जायदादों के हवाले से बात हो रही थी। एक सवाल ये भी बनता है कि आपने ये तो कहा था कि लंदन क्या पाकिस्तान में भी हमारी कोई जायदाद नहीं है, वहां पे सारे बैठे हुए हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ब्रीफली मैं आई विल गो थ्रू दी जो मेडिकल इस वक्त कंडीशन है मोहतरम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। 19th of last month he was airlifted in an air ambulance primarily because of low platelet count, thrombocytopenia. पाकिस्तान की पहली मोटरवे नवाज शरीफ बनाता है। पाकिस्तान में मेट्रो बस का पहला प्रोजेक्ट भी नवाज शरीफ का है। एलएनजी का पहला टर्मिनल भी नवाज शरीफ के दौर में लगा। फिर एलएनजी पावर प्लांट भी नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में लगा। पाकिस्तान का पहला सोलर पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट और अब पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन देने पर नवाज शरीफ का शुक्रिया तो बनता है। सियासी मुखालफत, इल्जामात, मुखासमत अपनी जगह पर, चाहे कोई नवाज शरीफ को पसंद करे या ना करे, उनका अंदाज़ हुकूमत किसी को पसंद था या नहीं था। अगर गैर जानिबदार होकर सोचे तो जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में पाकिस्तान को मिले, किसी दौर हुकूमत में नहीं मिले। लेकिन यह भी अलविया है कि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ बनाता है और उसके समरात समेटने वाले और लोग होते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये परसेप्शन मौजूद है कि जो काम करता है उसे शक की निगाह से देखा जाता है कि ये कहीं इसलिए काम तो नहीं कर रहा, इसलिए तो मंसूबे नहीं लगा रहा कि उसमें पैसे बनाएगा। ये सोच उनकी देन है जो खुद काम करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। हुक्मरान जमात 1.5 साल दौरे हुकूमत में नए मंसूबे तो क्या शुरू करती, पुराने मंसूबे भी अभी तक हुकूमत के गले पड़े हुए हैं। वो मंसूबे जो तकमील के आखिरी मराहल में थे, वो भी कई माह की ताखीर के बाद आज भी मुकम्मल नहीं हो सके। चाहे वो हुक्मरान जमात का अपना बीआरटी का मंसूबा क्यों ना हो या फिर ऑरेंज ट्रेन लाइन का मंसूबा क्यों ना हो। आज हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन लाइन को दोबारा आजमाइशी बुनियादों पर चलाया। हालांकि ये काम शहबाज शरीफ अपने दौर हुकूमत में कर गए थे। आजमाइशी बुनियादों पर भी ट्रेन चला दी गई थी और आजमाइशी बुनियादों पर ट्रेन पहले कई बार चल चुकी है, लेकिन अब भी जहां से चले थे वहीं खड़े नजर आते हैं। हाँ साहब ने 10 दिसंबर को ट्रेन के इफ्तिताह का दावा किया तो पंजाब हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। उनका ख्याल यह था कि जिस तरह हाँ साहब इस मंसूबे को भूले बैठे हैं तो वो भी इस मंसूबे को इग्नोर कर दें। अब मुसीबत गले पड़ गई। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह का ऐलान किया, फिर वज़ीर आला पंजाब ने खुद इस ट्रेन पर सफर करने का फैसला किया। फिर नून लीग के लोग मैदान में आ गए कि मंसूबा तो उनकी जमात ने बनाया था, हुकूमत कैसे क्रेडिट ले रही है। तो लीगियों ने इस मंसूबे का खुद भी इफ्तिताह कर दिया, इस पर एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया। फिर यह पता चला है कि ट्रैक अभी मुकम्मल नहीं, अभी 3 माह आजमाइशी बुनियादों पर ट्रेन चलाई जाएगी। फिनिशिंग का काम बाकी है, कोई स्टेशन फाल नहीं, अमले की रिक्रूटिंग भी नहीं हुई, इसलिए ट्रेन को आजमाइशी बुनियादों पर चलाया जाएगा। और ये जिम्मेदारी भी यानी इफ्तिताह की जिम्मेदारी वज़ीर ट्रांसपोर्ट को मिल गई, तो आज उन्होंने इसका इफ्तिताह कर दिया। तो पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन ये साबका हुकूमत यानी नवाज शरीफ हुकूमत का मंसूबा है, जिस पर करप्शन के इल्जाम है और कर्ज लेने के इल्जाम है। ये वो ट्रेन है जिस पर रोजाना 2.5 से 4 लाख लोग रोजाना सफर करेंगे और वो जो रास्ता 2-2.5 घंटे में तय होता था वो अब कम होकर 40 से 45 मिनट में तय होगा। तो पाकिस्तान की तारीख में ट्रांसपोर्ट का यह सबसे बड़ा मंसूबा है और तरक्की याफ्ता मुल्कों में इसका इस्तेमाल होता है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन नवाज शरीफ को शुक्रिया तो अदा करना पड़ेगा। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो साबिक वज़ीर नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से कुछ तफसीलात आज मीडिया के साथ शेयर की गई, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा और भी हम मौज़ूआत है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के बारे में इतलात ये है
کہ ان کی بیماری میں کوئی افاقہ نہیں ہوا اور ان کے دماغ کو خون سپلائی کرنے والی شریانیں بند ہیں، جبکہ ان کے پلیٹلیٹ کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکا۔ لندن میں ان کے بہت سے ٹیسٹ کرائے گئے ہیں اور ان کی بلڈ سکریننگ کا عمل بھی جاری ہے۔ نواز شریف کے ذاتی معالج کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو فالج کا بھی خدشہ ہے۔ سابق وزیر اعظم کو پیچیدہ امراض لاحق ہیں جن کا علاج کرنے کے لیے کافی عرصہ درکار ہے۔ نواز شریف نے اپنی قریبی لوگوں کو اپنی بیماری سے متعلق زیادہ معلومات شیئر کرنے سے منع کر رکھا ہے، لیکن پاکستان میں ان کے سیاسی مخالفین کا یہ مطالبہ زور پکڑ چکا ہے کہ نواز شریف کی بیماری کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا جائے۔ نواز شریف جب سروس ہاسپٹل لاہور میں زیر علاج تھے اس وقت بھی انہوں نے ڈاکٹروں کو اپنی بیماری کے حوالے سے تفصیلات عام کرنے سے روک رکھا تھا اور انہوں نے بیماری کی تفصیلات فراہم کرنے پر ایک دو بار ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اب لندن میں بھی ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ نواز شریف کے ووٹر سپورٹر تو ان کی طبی حالت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کو بھی اس کی تفصیلات کا انتظار ہے، کیونکہ عدالت کی طرف سے دی گئی 6 ہفتوں کی مہلت اختتام کے قریب ہے۔ 16 دسمبر تک نواز شریف کو بیرون ملک رہنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن ابھی تک ان کا باقاعدہ علاج ہی شروع نہیں سکا۔ ان کے طبی معالج ڈاکٹر عدنان نے آج ان کی بیماری کے حوالے سے کچھ تفصیلات پہلی بار میڈیا کے ساتھ شیئر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بریفلی میں I'll go through the جو میڈیکل اس وقت کنڈیشن ہے محترم فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کی۔ 19th of last month he was airlifted in an air ambulance primarily because of low platelet count, thrombocytopenia۔ ان کا ITP ڈائگنوز ہوا تھا اور اس پہ ان کی انیشل فرسٹ لائن آف تھراپی لاہور میں شروع کی گئی تھی۔ یہاں لنڈن میں آ کے ہم نے جو ون آف دی اتھارٹیز اور ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ہیماٹولوجی اور ہیم آنکولوجی کی، ان کو انگیج کیا اینڈ ہی از انڈر ٹریٹمنٹ آف ہیماٹولوجسٹ سنس دین، اور ٹوائس ویکلی اور ایون مور دین دیٹ ان کی اسیسمنٹ، ایویلویشن اور بلڈ اسکریننگ ہوتی ہے فار دا ڈیزیز۔ ڈفرینٹ جو ہے انسٹنسز پہ جو ہے ڈفرینٹ انویسٹیگیشنز ان کی ایڈوائز کی گئیں ٹو ریچ ٹو اے ڈائگنوسس۔ پہلے بھی جس طرح میں نے گزارش کی، تھرومبوسائٹوپینیا از جسٹ اے مینیفیسٹیشن، جو اس کا انڈر لائن کاز ہے، جو ڈیزیز ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا، روٹ کاز کو ایسرٹین کرنا از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جس میں ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور سکینز بھی ہوئے ہیں اور فردر انویسٹیگیشنز بھی پلانڈ ہیں۔ جو پیٹ سکین ہے اس میں اٹ واز رپورٹڈ، فائنڈنگ تھی کہ ان کے لمف نوڈس انلارجڈ ہیں اینڈ ایگزلری بھی ہیں اور پیکٹورل بھی ہیں، 2 ریجنس کے انوالوڈ ہیں اینڈ دے آر مور دین 1۔ اٹ از سجیسٹڈ اینڈ ریکمینڈیڈ ویری اسٹرانگلی کہ ان کی لمف نوڈ بایوپسی ہونی چاہیے۔ سملرلی اٹ از ریکوائرڈ کہ ایٹ سم اسٹیج ان کی بون میرو بایوپسی بھی ہو اور فردر جو ہے اسٹیبلش کیا جائے کہ واٹ از میکنگ دی تھرومبوسائٹس لو کاؤنٹ، دا پلیٹلیٹ کاؤنٹ۔ میجر ایشو اس وقت کاؤنٹس کا ہے کہ وہ بہت فلکچویٹ کرتے ہیں، دے آر ویریبل، دے آر انسٹیبل، اور جو بھی ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے آن اسپیشل۔ لگتا ہے کہ نواز کی بیماری کے حوالے سے ڈاکٹر ابھی تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے اور شاید اس میں کئی ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگلے چند روز میں نواز شریف کے لندن میں قیام میں اضافے کے حوالے سے میڈیکل رپورٹ کے ساتھ باقاعدہ درخواست دائر کر دی جائے، اور جو ان کے معالج نے یہ انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف کو فالج کا شدید خطرہ ہے اور ان کی طبیعت کو ٹھیک کرنا فوری طور پر ممکن نہیں ہے، ان کو لاحق امراض بہت پیچیدہ ہے، تو یہ بات اب طے ہے کہ نواز شریف 16 دسمبر کو تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن ابھی تک ان کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر پا رہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور وفاقی وزیر مراد سعید گفتگو کر رہے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے اور مریم نواز کے باہر جانے کے حوالے سے جو درخواست انہوں نے دائر کی اس پر حکومت کیا موقف رکھتی ہے۔ واچ مراد سعید۔ تو انہوں نے کتنی کوشش کی ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری جائیدادیں نہیں ہیں، لیکن آج کس
फखरिया अंदाज से इन जरादों के हवाले से बात हो रही थी। एक सवाल ये भी बनता है कि आपने ये तो कहा था कि लंदन क्या पाकिस्तान में भी हमारी कोई जायदाद नहीं है, वहां पे सारे बैठे हुए हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने क्या पूछा नवाज शरीफ से कि 5-10 साल आपने हमें इस काम पे लगाया था कि हमारी जायदादें नहीं है। मरियम बीबी को जाने देंगे आप लोग? अब इसके ऊपर आते हैं। देखिए अरशद भाई, कैबिनेट क्या डिसीजन लेती है, क्या आता है, कोर्ट क्या कहती है, मैं आपको कोर्ट ने तो कह दिया कि 7 दिन में 7 दिन में मैं आपको बताऊं, 2 नहीं है एक पाकिस्तान। मैं बार बार कहता हूं ये हमारे लिए नारा नहीं है, हम इसके ऊपर बिलीव करते हैं। मरियम नवाज को जाने क्या, ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक सब्जी, अभी मैं सुन रहा था किसी चैनल के ऊपर, किसी ने सब्जी चुराई थी और उसके पाँव में जो है वो जंजीरों से जकड़ा गया था, उनकी बच्चियां भी उनके साथ थी। ये जो खवातीन जेलों के अंदर बैठी हुई है, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? इन्होंने तो लूटा हुआ है मुल्क को, इन्होंने तो हम सबका खून चूसा हुआ है, तो इनके लिए ये रियायतें क्यों? एक और चीज, जो यहाँ पे इनकी जेआईटी बनी थी और इस माफिया का, ये माफिया है, याद रखिएगा, ये माफिया है। इस माफिया के खिलाफ ये जो सबूत आए थे, जो ऑफिसर से इंक्वायरीज कर रही थी, कभी हमने उसका सोचा है? उनको किस तरह इन्होंने धमकियां दी थी? आपको याद है कि इन्होंने जो कहा था कि जजेस के ऊपर जमीन तंग कर लेंगे, इन्होंने जेआईटी के मेंबरान के बारे में क्या कहा था? वो जो वाजिद जिया उस वक्त था, मैं तो उन लोगों के बारे में सोचता हूं, हमने तो कश्तियां जला दी है ना, हम तो नहीं। नवाज शरीफ साहब को जाने की काबीना ने इजाजत दी, अब हाई कोर्ट ने कहा कि फैसला वो तो कोर्ट का था। अगर आपसे कोर्ट पूछे कि मंडे तक बंदा जिंदा रहेगा, मुझे क्या पता, मुझे तो अपना पता नहीं कि 10 सेकंड बाद मेरा क्या होगा, इसका मैं क्या जवाब दूंगा? मरियम बीबी के हवाले से क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इन चोरों को, डाकुओं को, जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा हुआ है, जिन्होंने हमारा खून चूसा हुआ है, इनसे तो हमें एक एक पैसे का हिसाब लेना है। किस तरह इनको छोड़ा जा सकता है? तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने भी कहा कि पहले आप कहते थे मियां नवाज शरीफ साहब को भी नहीं जाने देंगे, फिर उन्हें भी जाने दिया आपकी जमात ने। वजीर आजम साहब की इस हवाले से कोई पार्टी में डिस्कशन हुई है कि मरियम बीबी को नहीं जाने देंगे? आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी थी जब नवाज शरीफ चले गए, आपने उनका जो ख्याल था, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, आपने सुन लिया। वो क्या कह रहे हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान। यहाँ पे गरीब के लिए जो कानून के ऊपर जो हमारा गरीब तबका है, उनके लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, तो नहीं हो सकता। तो वजीर आजम की स्पीच, देखिए एक परसेप्शन ये है कि अगर मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाना हुआ तो फिर उन्हें भी वही बाहर भेजेंगे जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी। लेकिन हमारे मोहतरम मुराद सईद बड़े जोशीले वजीर हैं, उनके जज्बात और एहसासात अपनी जगह पर, लेकिन दावों और अमल में कुछ तो नजर आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मुराद सईद साहब ने ये नारा लगाया था कि हाँ साहब वजीर बन गए तो 200 अरब डॉलर वापस लाएंगे, लेकिन ये नारा भी महज नारा साबित हुआ। दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसके बिल्कुल उलट चल रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर ये दो नहीं एक पाकिस्तान है तो फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है, वो मलिक रियाज साहब का है, उनके 190 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उस पर केस क्यों नहीं बना? अब वो तो साबित भी हो गया है, पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास आ भी गया है, लेकिन ये पैसा बाहर कैसे गया, वहां जायदादें खरीदी कैसे गई, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग केस है। अब मालम जब्बा केस में किसी ने भी स्टे ऑर्डर नहीं ले रखा, लेकिन चेयरमैन नैब ने कल बड़े वसूख से कहा कि उस पर स्टे ऑर्डर है, और चूंकि अदालतें बहुत से मामलात में खासकर जो हुकूमत से रिलेटेड हैं उन पर उन्होंने स्टे ऑर्डर दे रखे हैं, इसलिए वो टेकअप नहीं करते। फिर अलीमा खान का भी एक केस जिंदा मिसाल है, उन्हें महज जुर्माने की अदायगी का हुक्म दिया गया, और मुखालिफिन में से कोई हत्थे चढ़ जाए तो सीधा जेल। तो फिर दो नहीं एक पाकिस्तान का बयानिया किस तरह आप कहते हैं? ये बयानिया तो बिल्कुल फेल हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तब्दीली का नारा पूरा नहीं हुआ, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड का नारा लगाया गया, तो किसी एक दावे पर भी कायम नहीं रह सके। सारा जोर एक दो खानदानों पर है या सियासी मुखालिफिन पर है। तो हमारे दोस्त जो पहले ये कहते थे कि नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देंगे, जब उनके सर पर पड़ी, हाँ उसकी वजह कोई भी हो, तो खुशी खुशी नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, जिससे कहीं ये भी साबित होता है या लगता है, तासुर मिलता है कि फैसले उनके हाथ में नहीं है, लेकिन नारे लगाना तो उनके हाथ में है। सो नारे लगाने में क्या हर्ज है? अब बात करते हैं महमद सरफराज गुफ्तगू कर रही हैं, एनालिस्ट हैं, और चेयरमैन नैब ने कल एक खिताब किया और कुछ चीज़ें बातें उन्होंने की, उसके हवाले से मीडिया पर उसका रिस्पांस भी आया। वॉच महमद सरफराज क्या कहती है। मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगी, एक उनकी लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि अगर
आप सब लोग अपने गिरेबानों में झांके वरना हम झांकेंगे। तो इनकी वीडियो ज़हन में आ गई, जो इसके अंदर भी उन्होंने कुछ अजीबोगरीब से डायलॉग बोले थे। तो चेयरमैन नैब साहब जो हैं एक्चुअली अपने ऊपर जिम्मेदारी आना ही नहीं देना चाहते। वो हर चीज़ की जिम्मेदारी अदालतों पे डाल रहे हैं। इनको फिर अदालतों ने या गवर्नमेंट ने या किसी और चीज़ ने तो नहीं रोका था। जो इन्होंने अपोजिशन की एक वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी की थी, वो किसके कहने पे की थी या वो क्यों कर रहे थे? और जो केसेस है, इन्होंने वैसे तो कहा था कुछ देर पहले, कुछ अरसा पहले, कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, तो हम जो है हम अब दूसरी समत में जाएंगे। बेसिकली कहना यही कि हम पीटीआई के केसेस भी खोलेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। ये कोई नहीं कह रहा कि आप बैलेंस आउट करने के लिए केसेस खोलें, ठीक है, वो बात तो एक दुरुस्त है कि आप अगर बैलेंसिंग एक्ट करेंगे तो वो मत करें, लेकिन एटलीस्ट ऐसे तो लगे कि कुछ तो हो रहा है अकाउंटेबिलिटी हुकूमत की भी। और हुकूमत के ऊपर इतने बड़े बड़े केस है, मतलब ये मालम जब्बा और बीआरटी केस तो एक अजीबोगरीबी केस बन चुका है ना, जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि करप्शन इतनी टाइम कितना लिया गया, बाकी जो एक पेशावर के पूरे, उस दिन साफी साहब ने बताया भी था कि पूरे शहर के लिए वो कितना बुरा बन चुका है और कितनी उनके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में चेयरमैन नैब साहब को अपनी जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। और जिस तरह बाबर ने ये बात की है कि जो लोग उन्होंने 8-8, 10-10 महीनों से पकड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कोई केस ही नहीं है, ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, और उनको आपने नैब की कस्टडी में रखा हुआ है, किस कानून के तहत? कानून तो खैर ये बड़ा ड्रैकोनियन है, जिसके अंदर अमेंडमेंट आनी बहुत जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट कोई ना कोई तो होना चाहिए ना कि उनको कहीं से बेल मिल जाए, कोई ना कोई रिलीफ तो मिलना चाहिए। इस तरीके से लोगों को रखना ये मेंटल टॉर्चर है। मेरे ख्याल में कि ये इसके ऊपर एक्चुअली उन लोगों को ये भी फाइल करनी चाहिए कि ये मेंटल टॉर्चर और ये लोगों के साथ उनके राइट्स सल्ब कर लिए गए, क्योंकि आपने उनका फ्रीडम छीन लिया है सिर्फ एक उसके ऊपर, एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस के ऊपर। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई बात करनी चाहिए लोगों को। देखिए, कोई माने या ना माने, लेकिन बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि नैब अपनी गैर जानबदारी साबित करने में कामयाब नहीं हो सका। नैब मुकम्मल तौर पर हुकूमत के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, ये परसेप्शन मौजूद है, तासुर मौजूद है। अब चेयरमैन नैब ने जो कल खिताब किया, उसे उज़रे गुनाह बदतर अज गुनाह समझा जा सकता है। चेयरमैन नैब जितनी ज्यादा वजाहतें देते हैं, वो अपनी गुफ्तगू से इस तासुर को और ज्यादा मजबूत करते हैं कि उनका फोकस हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन है। तो फिर इसका नाम नैब बराए अपोजिशन होना चाहिए। 1.5 साल से दर्जनों लोगों को अंदर रखा हुआ है, जिन पर ना रेफरेंस बन रहे हैं, ना मुकदमे हो रहे हैं। आहा चीमा अंदर है, फुआद हसन फुआद अंदर है। अब नून लीग वालों की फाइलें खोली जा रही, वैसे तो बहुत से रहनुमा नून लीग के अंदर है, अब उनकी फाइलें खोली जा रही। तो इतने लोगों को पकड़ने से आप निकाल क्या रहे हैं? तो चेयरमैन नैब की तकरीर से तासुर पैदा हुआ, जो कुछ दिन पहले उन्होंने की थी कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। अब 20 रोज बाद वो रुख बदल दिया गया और मलबा अदालतों पर डाल दिया गया है। अब अदालतें इसका जवाब देंगी कि वो उन पर मलबा क्यों डाला गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चेयरमैन नैब ने आखिर ये क्यों कहा कि मालम जब्बा केस का रेफरेंस तैयार है और किसी और केस का भी रेफरेंस तैयार है, लेकिन अदालतों में उस पर स्टे ऑर्डर चल रहे हैं, मुकदमा चल रहे हैं, जबकि ना मालम जब्बा केस पर कुछ ना केस है, ना हुक्म इब्तनाई है, ना किसी जगह पर ज़ेर समाअत है। ये 2018 में स्कैंडल सामने आया था, अब 2 साल होने को आए हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मेगा स्कैंडल जू के तू पड़े हैं। अब नैब उस पर अपनी मजबूरी जाहिर कर रहा है। इसी वजह से लोग यकीन करने को तैयार नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो ईमानदारी से या फिर बहुत नेक नीयती से हो रहा है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ रहे हो, मैं हूं इफ्तिखार कासमी। आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मजबूरन शामी नुक्ता नज़र में। संडे के दिन यानी इतवार के रोज़ लंदन में नवाज शरीफ की क़यामगाह पर कुछ लोगों ने अटैक किया। उसके बाद भी हमने देखा अगले रोज़ भी लोग आते रहे, वहाँ पर झगड़े होते रहे, वीडियो बनती रही। क्यों हो रहा है सब कुछ, इस पर शामी साहब अपना नज़र दे रहे हैं, सुनते हैं मजबूरन शामी। या कोई रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उनमें खलल नहीं डालने दिया, एहतजाज से तो वो रोक नहीं सकते अब बरतानिया वाले, वो तो करने देंगे नहीं। देखिए, वो जो पाकिस्तान में तो इस तरह के एहतजाज की भी इजाज़त नहीं है। आप अगर किसी के घर पर जाकर मुजाहरा करते हैं या हल्ला बोलते हैं तो वो उसको भी अपने दिफा में कार्रवाई करने का हक हासिल हो जाता है। और इस तरह की कार्रवाई जो है पाकिस्तान में नहीं होती। आप देखते हैं लोग अपने दूसरे मुखालफों के घरों में जाके इस तरह जज्बात का इजहार नहीं करते, खा वो तशद्दुद
से पाक ही मुजाहरा क्यों ना हो, खा वो सिर्फ नारेबाजी क्यों ना हो रही हो या प्ले कार्ड्स लेकर क्यों न खड़े हो रहे हो, पाकिस्तान में ये रवायत नहीं है। लेकिन बरतानिया का जो कानून है उसमें इसकी इजाज़त एक हद तक है। तो बहरहाल जो भी है एक नामुनासिब सूरत हाल है, और बरतानिया के जो पाकिस्तानी हैं, मुमताज़ पाकिस्तानी मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ये भी हमारे यहाँ बड़ा मसला है। आप देखिए भारत जो है उसकी कोई सियासी जमात जो है उसकी कोई ब्रांच किसी बैरून मुल्क कायम नहीं है। ना बरतानिया में कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना अमेरिका में है, ना कोई दूसरी जमात है। सब इंडियंस हैं और एक ही बैनर तले और एक ही परचम तले काम करते हैं, और अपनी अपनी जमातें बनाकर वहाँ नहीं बैठे हुए। पाकिस्तान में ये बिद्दत शुरू की बाज़ लीडरों ने कि वहाँ उन्होंने ब्रांचें खोलनी शुरू की अपनी पार्टीज़ की। पाकिस्तान की जो पार्टीज़ हैं उनकी ब्रांचें खुली हैं जगह जगह, पूरे यूरोप में और अमेरिका में, बरतानिया में, हत्ता के सऊदी अरब में अब भी। तो खुल गई है ना, अब क्या किया जा सकता है सर? अब तो खुल गई है ना, अब तो हम खुमियाजा भुगत रहे हैं इसका। नहीं, अब ये तो बात है, ये तो इसका मतलब ये तो नहीं अगर खुल गई हैं तो अगर कोई यानी गलत काम हो रहा है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। और ये तो यहाँ कोई हमें कानून साजी करनी चाहिए, यहाँ हमें अपनी जमातों को पाबंद बनाना चाहिए कि वो बैरून मुल्क जब लोग जाएं तो वो पाकिस्तानी बन जाएं। ठीक है, वो ना प्रिंसिपली तो बात PTI के हों ना मुस्लिम लीग नून के हों। देखिए ये बड़ा सीरियस इशू है। सोशल मीडिया के इस दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है और लोगों का एग्रेशन भी बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे इजहार के प्लेटफॉर्म बढ़ते हैं तो लोगों का फिर उसी तरह मूड भी बदलता है और लोग उस बड़े अग्रेसिव होकर बात करते हैं। लंदन में नवाज शरीफ की क़यामगाह पर जिस तरह हमला हुआ, वही नफरत का मुजाहरा हमने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में देखा था। जब इलेक्शन हो रहे थे उससे कुछ अरसा पहले हमने देखा कि नफरत की लहर चली, फिर लोगों के ऊपर स्याहियां फेंकी गई, पता नहीं क्या कुछ हुआ, जूते मारे गए। उन वाकयात के पीछे मुहरकात जो भी हों, जो कल वाकयात हुए, जो आज भी हों, लेकिन एक चीज नजर आती है, वो ये कि लगता है कि लोगों के अंदर नफरत है और फिर इसका इजहार इस दौर में बढ़ गया है, यानी प्लेटफॉर्म मुयस्सर आ गया। सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा चीज बिकती है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, वो कंट्रोवर्सीज होती हैं, क्योंकि माशरे में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, राय आमा मुनक़िस्म है, तो उसका फायदा सोशल मीडिया वाले लोग भी उठाते हैं और अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती हैं जो उनके हम ख्यालों को तो पसंद आती है, लेकिन मुखालफिन को भी इज़ा या तकलीफ पहुंचती है और पजीराई हासिल करने के लिए सब कुछ किया जाता है, यानी रिस्पॉन्स के लिए। वरना किसी को इस बात से क्या गर्ज कि कौन क्या कर रहा है। अब बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनके भी इमोशंस हैं, उन्हें आप इस बात का पाबंद नहीं बना सकते कि वो एहतजाज न करें, मुजाहरे न करें या घरों पर हमले न करें, लेकिन ये इमोशंस उनके कहां से आ रहे हैं? उनकी लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं। जो लीडरशिप ही दूसरे के बारे में यानी अच्छे ख्यालात, जज्बात नहीं रखती, तो फिर उनके जो फॉलोअर, मैंने पहले भी कहा था कि जो लीडर करता है लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक और भी मुहर्रक है। वो मुहर्रक ये कि किसी भी वाक्य की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया जाए और लोगों से रिस्पॉन्स लिया जाए, दाद समेटी जाए, पॉपुलैरिटी हासिल की जाए, तो लोग ये भी हो गए हैं, यानी आइडेंटिटी सीकिंग भी हो गया कि उनको लोग पहचाने, उनकी बात को पजीराई करें। तो इसी सोच की वजह से कोई ना कोई तमाशा हमें जरूर कहीं ना कहीं नजर आता है। अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से जो गुजारिश है वो ये करनी है कि वो इस चीज का ख्याल जरूर रखें कि लोगों का तमाशा लगाने के चक्कर में कहीं मुल्क का तमाशा ना लग जाए। आगे बढ़ते हुए कुछ दोस्तों की बात करते हैं। हमारे दोस्तों को उनके पास भी खबर है, हमेशा कोई ना कोई खबर होती है, फिर उस खबर के का भी हम जायजा लेते हैं कि वो खबर कितनी सही है या गलत है। वॉच रिपोर्टर्स। नवाज शरीफ साहब, चौधरी साहब, आज एक फुटेज देख के नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर गए और वो इस तरह गिरे कि आर्मी चीफ ने आज एक तकरीब पर बिजली गिर गई है। जी हाँ, आज सारा बयानिया गलत साबित हो गया, अब वो बयाने की तरफ चल पड़े हैं। आज नस्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया और एक तकरीब में इकट्ठे थे
اور عمران خان صاحب نے جب تقریر کر رہے تھے تو اس وقت ان کو داد دی جا رہی تھی، تمام سارا حال داد دے رہا تھا، لیکن آرمی چیف نے بھی کلیپنگ کر دی. یہ فوٹیج کافی پسند نہیں کی گئی شریف فیملی میں. ذرا دکھائیے گا جی کیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب نے کوئی بات کی، اس پہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی کلیپنگ کر رہے تھے، آرمی چیف بھی کلیپنگ کر رہے تھے، باقی جو مہمان بیٹھے تھے وہ بھی کلیپنگ کر رہے تھے. اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے دوستوں کو 5th جنریشن وار کا آئیڈیا بھی ہے یا نہیں، یا جان بوجھ کر اس کا حصہ بن رہے ہیں، یا پھر لائلوی میں سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو 5th جنریشن وار ہے، اس میں جو اہم باتیں ہوتی ہیں یا اہم جز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں آپ ایسی باتیں کریں، منفی پروپیگنڈا کریں، بدگمانی پیدا کریں، لوگوں کو آپس میں لڑا دیں، بے یقینی اور بد اعتمادی پیدا کریں. یہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے. تو خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور قمر جاوید باجوہ اس ملک کے آرمی چیف ہیں، اور پروٹوکول کے اعتبار سے پرائم منسٹر ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. ان کے لیے آرمی چیف کا تالیاں بجانے کا معاملہ جو ہے اس سے سیاسی مخالفین کی خوشی یا دکھ کا کیا تعلق، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا کیا فائدہ. یہ تو اداروں اور سیاستدانوں میں آپ غلط فہمی پھیلانے کی مذموم کوشش یا پھر بدگمانی پھیلانے کی سازش سمجھی جا سکتی ہے. حکومت اور فوج کا ایک پیج پر ہونا سب کے لیے خوشی کی بات ہے، اس سے ملک کی استحکام کے لیے زبردست سمجھا جاتا ہے. لیکن اس پر سیاست کیوں کی جاتی ہے؟ اس پر سیاست غیر ضروری ہے. اور پھر میرے ان دوستوں کو یہ کیسے معلوم کہ اگر وزیر اعظم کی تقریر پر تالیاں بجائی گئی ہیں تو یہ بات وزیر اعظم کے سیاسی مخالفین کو پسند نہیں آئی؟ یعنی باقاعدہ وثوق سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں ان کے پلیٹلیٹ ہی گر گئے. اب نواز شریف لندن میں ہے، شہباز شریف لندن میں ہے، مریم نواز تک ان کی رسائی نہیں، پھر انہیں کیسے پتا کہ اسے پسند کیا گیا یا ناپسند کیا گیا؟ ان کو کون سی وائب آ گئی؟ اب یہ درست ہے کہ بہت سے حلقے اس بات کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، خود میرے دوست اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اب جب آرمی چیف اور وزیر اعظم کسی تقریب میں ایک ساتھ ہیں تو پھر اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کو کسی کے احساسات کے ساتھ جوڑنا محض مفروضہ یا پروپیگنڈا ہی سمجھا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.